हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बुक से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 5वां वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 4 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। और साथ ही मिडवाइफरी सब्जेक्ट भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लें। तो यह बुक जो है यह कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है, ऐसा हम सभी वीडियो में आप लोग को बताया ही है। और इस बुक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो किसी भी नर्सिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको बताए ही थे, पहले भी जितने भी वीडियो बनाए हैं सभी में बताए हैं कि इसमें जितने भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एम्स हो गया, DSSB हो गया, PGI, SGPGI, ESIC, RPSC या फिर स्टेट का कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम, सभी का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन यह वीडियो जो है मेनली रूप से रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम बनाए हैं, जिसका कि अभी कुछ ही दिन पहले हाल फिलहाल में सभी छात्र ने फॉर्म को फिलअप कर लिया है और एग्ज़ाम अभी कुछ ही महीने में होने वाला है। तो इसलिए तैयारी में ज़ोर शोर से आप लोग लग जाइए। जो भी छात्र हैं, जो भी रेलवे सुपरिटेंडेंट के फॉर्म भरे हैं रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के, तो वो लोग यह वीडियो को ज़रूर देखिए। और ऐसे भी नर्सिंग के जो भी छात्र हैं आप यह वीडियो देख सकते हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 5वां वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुकी हूँ। तो इसमें रोज़ हम 40-40 प्रश्न को कवर करते हैं, तो जिसमें कि 160 प्रश्न हमारा कवर हो चुका है और आज 160 के बाद का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न 160 के बाद का। तो आज का प्रश्न है 161 नंबर। तो आज का पहला प्रश्न है कि एक 6 माह के इन्फेंट में संभवतः इंटरसेप्शन है, तो नर्स अनुमान लगा सकती है कि बच्चे को निम्न में से कौन से प्रोसीजर में से गुजरना होगा। एक 6 माह के इन्फेंट में संभवतः इंटरसेप्शन है और नर्स अनुमान लगा सकती है कि बच्चे को निम्न में से कौन से प्रोसीजर में से गुजरना होगा। तो बच्चे को निम्न में से बेरियम एनीमा वाले प्रोसीजर से गुजरना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैस्ट्रोएसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़ वाले बेबी में वॉमिटिंग के एपिसोड को कम करने के लिए नर्स द्वारा बच्चे की मां को कौन सी उत्तम राय देनी होगी। गैस्ट्रोएसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़ वाले बेबी में वॉमिटिंग के एपिसोड को कम करने के लिए नर्स द्वारा बच्चे की मां को कौन सी उत्तम राय देनी होगी। तो गिव थिक फीडिंग बाय एडिंग राइस एंड सीरियल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है डायरिया टॉपिक से, और डायरिया टॉपिक से प्रश्न है कि साइन एंड सिम्टम ऑफ सीवियर डायरिया इनटू नियोनेट। साइन एंड सिम्टम ऑफ सीवियर डायरिया इनटू नियोनेट इज डिप्रेस्ड फॉन्टानेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड फॉन्टानेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि पेरेंट्स 2 दिन से डायरिया व वॉमिटिंग हो रहे इन्फेंट को ट्रीटमेंट लेने हेतु लाए हैं। तो असेसमेंट करने पर स्टूडेंट ने ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन और लेथर्जी होना पाया है। तो कौन सी अन्य फाइंडिंग फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को सजेस्ट करेगी। पेरेंट्स जो है 2 दिन से डायरिया या वॉमिटिंग हो रहे इन्फेंट को ट्रीटमेंट लेने हेतु लाए हैं और असेसमेंट करने पर स्टूडेंट ने ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन और लेथर्जी होना पाया है। तो कौन सी अन्य फाइंडिंग फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को सजेस्ट करेगी। एसंकन फॉन्टानेल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? एसंकन फॉन्टानेल।
अगला प्रश्न है कि विच ऑफ दिस असेसमेंट इंडिकेट डिहाइड्रेशन इन ए प्री टर्म नियोनेट। विच ऑफ दिस असेसमेंट इंडिकेट डिहाइड्रेशन इन ए प्री टर्म नियोनेट। तो यूरिन आउटपुट बिलो 1 ml पर आवर, क्या होगा, यूरिन आउटपुट बिलो 1 ml पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एमोंग इन्फेंट्स आर। साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एमोंग इन्फेंट्स आर ड्रोजीनेस, डिप्रेस्ड फोंटानेल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर। क्या क्या, ड्रोजीनेस, डिप्रेस्ड फोंटानेल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, यह सभी सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन है इन्फेंट्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि संकन फोंटानेल इज ए साइन ऑफ, संकन फोंटानेल इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स कि नर्स एक बच्चे को डिहाइड्रेशन के लिए एसेस कर रही है, यदि निम्न में से कौन से सिम्टम को नोट किया जाएगा तो नर्स बच्चे में मॉडरेट डिहाइड्रेशन होने का निर्धारण करेगी। तो ऑप्शन देखिए हमारा 2 यहाँ पर दिया गया है, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर है। तो उत्तर कौन सा होगा, तो उत्तर है ओलिगो यूरिया। तो ऑप्शन क्या था, प्रश्न क्या था कि नर्स एक बच्चे को डिहाइड्रेशन के लिए एसेस कर रही है, यदि निम्न में से कौन से सिम्टम को नोट किया जाएगा तो नर्स बच्चे में मॉडरेट डिहाइड्रेशन होने का निर्धारण करेगी। तो ओलिगो यूरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ओलिगो यूरिया इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है कि 6 से 8% वेट लॉस, 6 से 8% वेट लॉस और 2 से 4 सेकंड कैपिलरी रेफिल टाइम वाले बच्चे में डिहाइड्रेशन का स्तर होगा। 6 से 8% वेट लॉस और 2 से 4 सेकंड कैपिलरी रेफिल टाइम वाले बच्चे में डिहाइड्रेशन का स्तर क्या होगा, तो मॉडरेट स्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि एक 10 दिन का बेबी, एक 10 दिन का बेबी है जो 5% डिहाइड्रेशन से भर्ती हुआ है, तो नर्स मुख्य रूप से निम्न में से कौन से साइन को नोट करेगी। नर्स मुख्य रूप से निम्न में से कौन से साइन को नोट करेगी, तो टैकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक 7 सप्ताह का बच्चा, एक 7 सप्ताह का बच्चा जिसे 14 दिन से डायरिया है लेकिन डिहाइड्रेशन के साइन नहीं है, तो क्या क्लासीफाई होगा। एक 7 सप्ताह का बच्चा है जिसे 14 दिन से डायरिया है लेकिन डिहाइड्रेशन के साइन नहीं है, तो क्या क्लासीफाई होगा, परसिस्टेंट डायरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या, परसिस्टेंट डायरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बैसिलरी डिसेंट्री इज़ कॉमनली काउज्ड बाय, बैसिलरी डिसेंट्री इज़ कॉमनली काउज्ड बाय सीजेला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैसिलरी डिसेंट्री इज़ कॉमनली काउज्ड बाय सीजेला। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है कि एक्यूट डायरिया और डिहाइड्रेशन से ग्रसित, एक्यूट डायरिया और डिहाइड्रेशन से ग्रसित इन्फेंट का प्रारंभिक नर्सिंग असेसमेंट प्रकट करेगा। एक्यूट डायरिया और डिहाइड्रेशन से ग्रसित इन्फेंट का प्रारंभिक नर्सिंग असेसमेंट प्रकट क्या करेगा, स्किन टर्गर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि साल्मोनेला इन्फेक्शन, साल्मोनेला इन्फेक्शन वाले 3 महीने के इन्फेंट के केयर प्लान में निम्न में से कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साल्मोनेला इन्फेक्शन वाले 3 महीने के इन्फेंट के केयर प्लान में निम्न में से कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
क्या? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है कि हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन वाले बच्चे के लिए एक चिकित्सक ने आईवी पोटासियम देने का ऑर्डर किया है। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन वाले बच्चे के लिए एक चिकित्सक ने आईवी पोटासियम देने का ऑर्डर किया है। नर्स पोटासियम देने से पहले निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिकता वाला असेसमेंट संपादित करेगी? तो कौन सा होगा? चेकिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि एक क्लाइंट वॉमिटिंग कर रहा है। एक क्लाइंट है जो वॉमिटिंग कर रहा है और असंख्य डायरिया के एपिसोड्स हो चुके हैं। एक क्लाइंट वॉमिटिंग कर रहा है और असंख्य डायरिया के एपिसोड्स हो चुके हैं। नर्स को कौन से लेबोरेटरी टेस्ट को मॉनिटर करना चाहिए? तो सीरम पोटासियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस डालें उसका आप लोग फ़ायदा उठा सके, उसका लाभ उठा सकें और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में समय से पहुंच सके। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि बच्चों में डायरिया के कारणों में मोस्ट कॉमन एजेंट क्या है? तो रोटा वायरस है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में डायरिया के कारणों में मोस्ट कॉमन एजेंट रोटा वायरस है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि मोस्ट कॉमन आइडेंटिफाइड वायरल पैथोजन, मोस्ट कॉमन आइडेंटिफाइड वायरल पैथोजन दैट काउज इन्फेंटाइल डायरिया इज रोटा वायरस, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन आइडेंटिफाइड वायरल पैथोजन दैट काउज इन्फेंटाइल डायरिया, रोटा वायरस। अगला प्रश्न है कि ई कोलाई का मोस्ट कॉमन स्ट्रेन जो ट्रैवलर डायरिया को बढ़ाता है। ई कोलाई का मोस्ट कॉमन स्ट्रेन जो ट्रैवलर डायरिया को बढ़ाता है वह होगा इंटेरोटॉक्सिजेनिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि द इमीडिएट ट्रीटमेंट टू ट्रीट सीवियर डिहाइड्रेशन इज, सीवियर डिहाइड्रेशन को इमीडिएट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स स्टार्ट कर देंगे। द इमीडिएट ट्रीटमेंट टू ट्रीट सीवियर डिहाइड्रेशन इज स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स। अगला प्रश्न है कि ड्रग टू बी गिवन ड्यूरिंग डायरिया इज, तो इसका 2 ऑप्शन यहाँ है और 2 हमारा यहाँ है। तो बताइए कौन सा ड्रग देंगे डायरिया के दौरान? तो नैलीडॉक्सिक एसिड देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑल आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ ए चाइल्ड विथ सीवियर डायरिया एक्सेप्ट, ऑल आर essential requirements of nursing care of a child with severe diarrhea except maintaining normal body temperature or administration of fluids orally parentally, take weight daily और replacing lost calorie, यह तीनों जो है सभी नर्सिंग केयर ऑफ ए चाइल्ड विथ सीवियर डायरिया के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है एक्सेप्ट मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सीवियर डायरिया वाले स्मॉल चाइल्ड की केयर करते समय एक इसेंशियल नर्सिंग एक्शन होगी। क्या नर्सिंग एक्शन होगा? कि टेक वेट डेली, या फिर उसका वज़न रोज़ हम लोग को नापना है। जो भी सीवियर डायरिया वाला स्मॉल चाइल्ड है उसका केयर करते समय एक इसेंशियल नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? कि टेक द वेट डेली, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्मॉल डिहाइड्रेटेड इन्फेंट
एक स्मॉल डिहाइड्रेटेड इन्फेंट को आईवी फ्लूइड देते समय नर्स द्वारा सामना करने वाला मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ फ्लो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्लूकोज इज एडेड टू एंटीडायरियल सॉल्यूशन बिकॉज। ग्लूकोज इज एडेड टू एंटीडायरियल सॉल्यूशन बिकॉज। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा होगा कि ग्लूकोज क्यों डालते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ग्लूकोज जो है या एंटीडायरियल सॉल्यूशन में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। क्या इसका उत्तर होगा कि इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि WHO ORS पैकेट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। WHO ORS पैकेट जो है इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा बाकी सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट यह तीनों ORS के पैकेट में इंक्लूड हैं, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़कर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि 24 महीने से छोटे बच्चों में प्रत्येक बार स्टूल करने के बाद ORS की मात्रा देनी चाहिए। 24 महीने से छोटे बच्चे में जो प्रत्येक बार स्टूल करने के बाद ORS की मात्रा कितनी देनी चाहिए? तो 50 ml से 100 ml देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए फ्रेंड्स RRB स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। तो हम शुरू में आपको बताए ही थे वीडियो के स्टार्टिंग में कि यह वीडियो जो है यह मेनली रूप से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे जो रेलवे में वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग बना रहे हैं। तो जो भी छात्र आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, वह यह वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि हाउ मच पोटासियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन एन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS के पैकेट में पोटासियम क्लोराइड कितना प्रेजेंट होता है? तो कितना होता है फ्रेंड्स? 1.5 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि द कंपोनेंट्स ऑफ ORS इंक्लूड्स द फॉलोइंग। द कंपोनेंट्स ऑफ ORS इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन यहाँ है और बाकी 2 हमारा यहाँ है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका होगा? तो देखिए कि इन चारों में से दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा और दूसरे ऑप्शन में है सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और पोटासियम। ORS में जो कंपोनेंट्स क्या क्या है? सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज पोटासियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न है हमारा द कंटेंट ऑफ ORS इंक्लूड्स। यह भी सेम प्रश्न है, इसका भी आपको जवाब देना है। तो इसका क्या होगा? इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर है इसका भी ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम साइट्रेट, ग्लूकोज और वाटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ताज़ा तैयार किया गया ORS। ताज़ा तैयार किया गया ORS कितने समय के अंदर काम में लेना चाहिए? तो 24 घंटे के भीतर काम में लेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है मेगा कोलन टॉपिक से है। किससे है? अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स वो हमारा मेगा कोलन टॉपिक से है। तो मेगा कोलन से पहला प्रश्न क्या है? कोलन में पारासिम्पेथिक गैंग्लियोनिक नर्व। कोलन में पारासिम्पेथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स के कॉन्जेनाइटल एब्सेंस के कारण कौन सी कंडीशन होगी? तो बताइए कौन सा कंडीशन होगा? तो हिर्शस्प्रंग्स डिजीज़ होगा। हिर्शस्प्रंग्स डिजीज़ होगा। ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा।
और यह प्रश्न भी देखिए DSSB नर्सिंग ऑफिसर और RRB स्टाफ नर्स में पूछा गया है। अगला देखेंगे कि अगला प्रश्न है कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक गैंग्लियोनिक डिजीज़ जो अपर्याप्त मोटिलिटी करता है क्या कहलाता है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक गैंग्लियोनिक डिजीज़ जो अपर्याप्त मोटिलिटी करता है वह हिर्शस्प्रंग्स डिजीज़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए द कॉमनेस्ट congenital gut motility disorder is। द कॉमनेस्ट congenital gut motility disorder is। तो 2 ऑप्शन यहाँ है फ्रेंड्स और बाकी 2 यहाँ है, तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिर्शस्प्रंग्स डिजीज। द कॉमनेस्ट congenital gut motility disorder is हिर्शस्प्रंग्स डिजीज। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 1 महीने का इन्फेंट, एक महीने का इन्फेंट है और वह पीडियाट्रिक यूनिट में हिर्शस्प्रंग डिजीज़ के अजमाइशी डायग्नोसिस से भर्ती हुआ है। हिर्शस्प्रंग डिजीज़ क्या है, कॉन्जेनाइटल एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलन है जिससे कि अजमाइशी डायग्नोसिस से भर्ती हुआ है और इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए संभवतः क्या प्रोसीजर करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो क्या चीज़ का ऑर्डर देगा, सक्शन बायोप्सी करने का ऑर्डर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि एक न्यूबॉर्न अल्प मेकोनियम पास करने के साथ जन्म के कुछ समय बाद ब्लोटेड एब्डोमेन से प्रस्तुत होता है। एक न्यूबॉर्न है जो अल्प मेकोनियम पास करने के साथ जन्म के कुछ समय बाद ब्लोटेड एब्डोमेन से प्रस्तुत होता है। रेक्टम की एक फुल थिकनेस बायोप्सी की जाती है। तो निम्न में से कौन सी एक रेक्टल बायोप्सी फाइंडिंग संभवतः प्रेजेंट होगी। निम्न में से कौन सी एक रेक्टल बायोप्सी फाइंडिंग संभवतः प्रेजेंट होगी। तो लैक ऑफ गैंग्लियन सेल्स। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, लैक ऑफ गैंग्लियन सेल। अगला देखिए कि लाइफ के पहले 36 आवर में मेकोनियम पास करने में असफल होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग व एम्प्टी रेक्टम किसकी फाइंडिंग है। बताइए तो कौन से डिजीज़ की फाइंडिंग है। लाइफ का पहला 36 घंटे में मेकोनियम पास करने में असफल होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और पुअर फीडिंग व एम्प्टी रेक्टम किसका फाइंडिंग है। तो उत्तर हो जाएगा हिर्शस्प्रंग्स डिजीज़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कॉन्जेनाइटल मेगाकोलन वाला बच्चा सर्जिकल करेक्शन हेतु भर्ती हुआ है। एक कॉन्जेनाइटल मेगाकोलन वाला बच्चा जो है सर्जिकल करेक्शन हेतु भर्ती हुआ है। तो एनीमा होना चाहिए। कौन सा एनीमा होना चाहिए। तो आइसोटोनिक स्लाइन एनीमा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, आइसोटोनिक स्लाइन एनीमा। ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स वह फेनाइल कीटोनुरिया से है। कौन सा टॉपिक है, फेनाइल कीटोनुरिया। तो उससे क्या प्रश्न दिया गया है, ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फेनाइल कीटोनुरिया एक्सेप्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो है 3 ऑप्शन जो है वह फेनाइल कीटोनुरिया से सही है, सिर्फ एक के अलावा। तो वह कौन सा अलावा वाला ऑप्शन है आप लोग बताइए। तो डेफिशिएंसी ऑफ फेनाइल एलेनिल हाइड्रोक्सिलेज, यह इसमें फेनाइल कीटोनुरिया में क्या होता है, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का डेफिशिएंसी हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी फेनाइल पायरुविक एसिड, यह भी सही है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन सही है।
तो डी ऑप्शन में क्या है, डिक्रीज सेरोटोनिन फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच इज़ हाई फेनाइल एलेलिन डाइट। विच इज हाई फेनाइल एलेलिन डाइट। तो मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट जो है यह हाई फिनाइल एलेनिन डाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न यह 200 तक ही रहेगा फ्रेंड्स। रोज़ हम 40 प्रश्न कवर करते हैं, तो इससे आगे का प्रश्न अगले दिन कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।